शुरुआत में एक कहानी से करना चाहता हूं। जब मैं कॉलेज में था तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने पढ़ी। ये जो अमेरिकन बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, आपने नाम सुना होगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, नाम सुना आपने? इनमें अगर कोई स्टूडेंट जाना चाहता है तो एक एग्जाम होता है, SAT, स्टैंडर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। नाम सुना आपने इसका? और मतलब पूरी दुनिया SAT करना चाहती है क्योंकि उससे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुलते हैं। जब ये SAT एग्जाम बनाया गया पहली बार अमेरिका में, तो एक अजीब सी चीज हुई। जब ये एग्जाम दिया जा रहा था, जो गोरे स्टूडेंट्स थे उनका परफॉर्मेंस अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट्स से बहुत अच्छा था। और मतलब हर साल एग्जाम होता था, गोरे जो स्टूडेंट्स थे वो टॉप स्कोरर्स होते थे, और अफ्रीकन अमेरिकन जो स्टूडेंट्स थे और जो स्पेनिश स्पीकर्स थे वो सेकंड टियर, थर्ड टियर पे रहते थे। पहले लोगों ने कहा कि जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं ये कम होशियार है, इनको मतलब समझ नहीं आ रही। और ये चला, मीडिया में आया कि जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं वो कम इंटेलिजेंट हैं, जो गोरे लोग हैं ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। और फिर एक प्रोफेसर था, शायद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि जो क्वेश्चंस थे, जो क्वेश्चन बैंक था, सिर्फ क्वेश्चन बैंक, उसने अफ्रीकन अमेरिकन प्रोफेसर से बनवा दिया। मतलब जो क्वेश्चन पेपर लिखा गया SAT का, वो अफ्रीकन अमेरिकन वालों से उसने लिखवा दिया। आपको पता है क्या हुआ? सारे गोरे फेल हो गए। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? देखिए, जो शिक्षा का सिस्टम है वो एक्चुअली दो चीज है। एक वो लोगों को, जैसे हमारे प्रोफेसर साहब हिस्ट्री सिखाता है, बायोलॉजी सिखाता है, ज्योग्राफी, इंजीनियरिंग, ये सब, मगर दूसरा वो हथियार भी है। आपने बोला कि हमारा एजुकेशन सिस्टम था, आपका एजुकेशन सिस्टम कभी नहीं रहा है। ये बात आप समझिए, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम कभी भी आज तक दलितों और पिछड़ों के हाथ में नहीं रहा है। मतलब पार्टिसिपेशन भी नहीं है। साहब को प्रोफेसर बना देंगे, रिस्पेक्ट दे देंगे, नहीं, आपका कल्चर कहां है उसमें? एजुकेशन सिस्टम में कहां लिखा है कि 3000 सालों के लिए इस देश में दलितों को अछूत कहा गया? एक लाइन लिखी है, मैंने पढ़ी थी, मैं जब स्कूल में था, एक लाइन थी वहां पे, अनटचेबिलिटी, एक लाइन। अगर आपका सिस्टम होता, 15-20 किताबें होती उस पे। तो
सिस्टम में पार्टिसिपेशन देना और सिस्टम में कंट्रोल देना बिल्कुल अलग बात है। पार्टिसिपेशन आपको दिया, कांग्रेस पार्टी ने भी दिया, अंबेडकर जी ने दिया, सबने दिया, मिलकर दिया, बट हमारी पूरी कोशिश हुई मगर कंट्रोल आपको नहीं मिला। और जब तक आपको कंट्रोल नहीं मिलेगा, पार्शियल कंट्रोल, टोटल कंट्रोल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% कंट्रोल, आज तो 0% है, 00 नेगेटिव चल रहा है आजकल। जब तक थोड़ा सा कंट्रोल, आपकी हिस्ट्री, आपका कल्चर, आपके जीने का तरीका, आपके आइडियाज, आप बोल रहे हो कि आपने राहुल गांधी का नाम लिया, फिर उसके बाद आपने अंबेडकर जी का नाम लिया, गांधी जी का नाम लिया। कुछ दिन पहले मेरे साथ एक लड़का काम करता है, मेरे पास आया, उसने कहा देखिए आपने जो भारत जोड़ो यात्रा की, उसने देश का माहौल बदल दिया। मैंने उससे सवाल पूछा, मैंने कहा भाई बताओ एक बात, अगर मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक अकेला चल देता अकेला, तो माहौल बदल जाता क्या? तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर चला और मैंने माहौल बदला? मैंने माहौल नहीं बदला, माहौल लाखों लोग जो चले थे उन्होंने बदला है। मेरा काम सिर्फ सुनने का है, चुप रहकर सुनने का है। आप अंबेडकर जी की बात करते हो, मैं आपसे पूछता हूं, मैंने उनकी किताब पढ़ी है, उनके जो आइडियाज थे, जो विचार थे, वो कहां से आए? क्या वो उनके दिमाग से आए? जनता से आए, आपसे आए? तो विचार किसके थे? विचार दलित समाज के थे, विचार पिछड़ा समाज के थे, आपके विचार थे, उन्होंने उसको क्रिस्टलाइज किया, वो आपकी आवाज बने। मगर आपके बिना ना अंबेडकर जी में, ना मुझ में, ना महात्मा गांधी जी में, ना किसी में शक्ति कुछ नहीं है हमारे में। पावर आप में है, हिस्ट्री आप में है, समझ आप में है, ट्रेडिशन आप में है। आपसे बात किए बिना मैं कभी आपकी जिंदगी को समझ सकता हूं क्या? कैसे? अगर मैं आपसे बात, अगर हिंदुस्तान के दलित नहीं बोलते तो लोगों को अनटचेबिलिटी के बारे में मालूम ही नहीं होता। तो ये जो हमने फोटो लगा रखी हैं, अंबेडकर जी कैटलिस्ट थे। अंबेडकर जी ने, हम कह सकते हैं, आपकी सोच को रिफाइन किया, आपकी सोच को शेप किया, मगर शक्ति और सोच आपकी थी, हिस्ट्री आपकी थी, दर्द आपका था। तो मेरा कहना है कि मेरे सामने इस भीड़ में 600 अंबेडकर बैठे हुए हैं। रियलिटी ये है, क्योंकि आइडियाज आपसे निकले थे, सोच आपसे आई है। और आजकल क्या हो रहा है, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उदास हो जाते हैं। एक्चुअली ये दलित इमेंसिपेशन, पिछड़ों के इमेंसिपेशन का नया फेज है, ये शुरू हो रहा है। क्योंकि अब हमने बात एक्सेप्ट कर ली है कि जो पिछला फेज था, जिसके बारे में आपने बात की, वो खत्म हो गया है। उसमें अब दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, रास्ता बंद है। और हम कितनी भी कोशिश करें, इस स्ट्रक्चर में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है।
ये स्ट्रक्चर अब बीजेपी ने, आरएसएस ने टोटली कैप्चर कर दिया है। आप मुझे बताओ, मेन स्ट्रीम मीडिया को देखते हैं आप, यहां दलित इन्फ्लुएंसर्स हो, आप मुझे नाम बताओ। टॉक शोज होते हैं, मैं तो देखता भी नहीं हूं, टॉक शोज होते हैं, आप मुझे एंकर्स में एक दलित नाम बता दो। एक दलित, एक मुसलमान, एक पिछड़े वर्ग का, एक आदिवासी एंकर मुझे बता दो। जीरो। उनकी बातचीत चल रही है, पूरा फ्रेमवर्क चल रहा है उनका, बट 90% में से कोई है ही नहीं उसमें। कॉर्पोरेट इंडिया की बात करते हैं, आप लोग जीएसटी देते हो, आप जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी अदानी देता है। प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं जैकेट पहना हूं, अगर यही जैकेट अदानी खरीदता तो जितनी जीएसटी आपने दी उतनी वो ही देता। आप 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, मालिकों की लिस्ट निकालो, और मुझे बता दो उसमें दलित कौन है। 15% आपकी आबादी है, 200 में से एक इंडस्ट्रियलिस्ट, 2 इंडस्ट्रियलिस्ट, 3 तो होने चाहिए, 5 होने चाहिए, 10 होने चाहिए, एक भी नहीं है, जीरो, -0, कोई है ही नहीं। मैनेजमेंट टीम की बात करो, वहां नहीं मिलेंगे आपको। प्राइवेट अस्पतालों को देखो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो, वहां नहीं मिलेंगे। पिछड़े नहीं मिलेंगे, दलित नहीं मिलेंगे, आदिवासी नहीं मिलेंगे, माइनॉरिटी नहीं मिलेंगे, अति पिछड़ा नहीं मिलेगा। तो जहां भी देखो, जहां भी आप देखो, किसी भी इंस्टीट्यूशन में देखो, किसी भी संस्था में देखो, आपको नहीं मिलेंगे। और मैं कुछ दिन पहले एम्स का वहां फ्लाईओवर के नीचे गया, रात के टाइम गया था, वहां कौन बैठे थे? वहां कौन बैठे थे? दलित, पिछड़े, आदिवासी, सब वहां बैठे हुए थे। मनरेगा की लाइन में जाके देखो, दलित, पिछड़े, आदिवासी वहां मिलेंगे आपको। मगर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में, एजुकेशन सिस्टम में, हेल्थ केयर सिस्टम में, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, मैं ये कह सकता हूं कि हां 2-3% लोगों को बैठा देते हैं, मगर पावर किसी को नहीं देते। पावर किसी को नहीं देते। 90 लोग हिंदुस्तान के जो जीएसटी है उसको बांटते हैं, बजट बनाते हैं, अभी आ रहा है, आप देखना, फोटो लेंगे, 10-11 लोग पिछली बार दिखाई थी, मैंने कहा था हलवा बांट रहे, देखो हलवा बांट रहे थे, ऐसे 11 लोग बैठे थे, उसमें मैंने देखा भैया इसमें एक ओबीसी नहीं, एक दलित नहीं, एक आदिवासी नहीं, और खुल के सामने कह रहे हैं कि देखो भैया हम हलवा बांट रहे हैं। और हजारों सालों से हलवा बांटते जा रहे हैं। छोटा सा चेंज आया था 1947, 15 अगस्त, और प्रगति हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रगति नहीं हुई, मगर मैं ये भी कह सकता हूं, और मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं, मैं ये भी कह सकता हूं कि पिछले 10-15 साल में कांग्रेस पार्टी को जो करना था वो नहीं किया। मैं अगर ये नहीं कहूं आपसे तो मैं आपसे झूठ कह रहा हूं, और मुझे झूठ कहना अच्छा नहीं लगता है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। अगर कांग्रेस पार्टी ने दलितों की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, वही तो बोल रहा हूं। तो अगर हमने
आपकी कॉन्फिडेंस मेंटेन की होती, कभी भी आरएसएस पावर में नहीं आ सकती थी। मैं ये कह सकता हूं कि जो आपने बात बोली, इंदिरा गांधी जी के टाइम फुल कॉन्फिडेंस मेंटेन थी। दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, अति पिछड़ा, ये सब जानते थे कि इंदिरा गांधी जी लड़ जाएंगी, मर जाएंगी उनके लिए। बट 1990s के बाद कमी आई थी, वो तो मुझे दिख रहा है। अब नाम तो नहीं लेंगे, बट ये रियलिटी है, और इस रियलिटी को कांग्रेस पार्टी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी में पहले इंटरनल रेवोल्यूशन आना पड़ेगा, जिसमें हम आप लोगों को अंदर डालें। और वो और मैं आपको एक और बात बता देता हूं। देखिए, एक और बात बता देता हूं आपको। देखिए, एक सेकंड बोलने दीजिए। देखिए, सुनिए, मैं आपको एक और चीज बहुत जरूरी बताना चाहता हूं कि मैंने पहले आपको बोला कि अंबेडकर जी आपकी आवाज थे, जो आपके दिल में था, जो आपका दर्द था। आपने कहा, उनके बच्चों के बारे में कहा कि उनके बच्चों की डेथ हो गई। उन्होंने अपने लक्ष्य को छोड़कर अपनी आवाज को वो नहीं सुने, अपने परिवार की उन्होंने आवाज नहीं सुनी, और आपके समाज की आवाज उन्होंने सुनी। इसलिए यहां हमने फोटो लगा रखी। मगर हम कहते हैं कि देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये अंबेडकर जी ने बनाया, ठीक है, मैं मान सकता हूं। मगर ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसको दलितों के दर्द ने बनाया। जो आपने ह्यूमिलिएशन सहा है, जो आपने डिसरिस्पेक्ट सही है, जो आप पर अपमान किया गया है, उसका नतीजा यह है। अगर आप पर अपमान नहीं होता, अगर आपको अछूत नहीं कहा जाता, तो मैं नहीं सोचता हूं यह कॉन्स्टिट्यूशन बनता। तो मैं उस परिवार से हूं जिसने इसको बनाने के लिए भी सैक्रिफाइस किया है। तो मैं इन बातों को समझता हूं, थोड़ा सा, पूरी तरह नहीं, थोड़ा सा समझता हूं। भाई नहीं डिस्टर्ब मत कीजिए बार बार आप, प्लीज। पूरी तरीके से तो सिर्फ मोदी जी समझते हैं चीजों को। तो इसमें आपका दर्द है, आपका ह्यूमिलिएशन है, आपकी हिस्ट्री है, इसके अंदर है। इसका मतलब यह है कि यह मेरे लिए पवित्र चीज है। और मैं जानता हूं, ये कितना भी बोल लें ये आरएसएस वाले, मैं जानता हूं कि इस देश का जो फाउंडेशन है, जो इस देश की नींव है, वो आप लोग हो। अब आप पर फुल स्केल आक्रमण चल रहा है, माइनॉरिटीज पर, दलितों पर, महिलाओं पर, आदिवासियों पर फुल स्केल अटैक चल रहा है। अब मैं
खत्म फिदेल कास्ट्रो की एक कहानी से करूंगा, पता नहीं आपको अच्छी लगे ना लगे, लगेगी। जिन राजनेताओं को मैं बताता हूं उनको ये कहानी अच्छी नहीं लगती। तो फिदेल कास्ट्रो था वहां पे, वो रेवोल्यूशन कर रहा था क्यूबा में, सुना है नाम ना? सुना है। तो एक पत्रकार आया, न्यूयॉर्क टाइम्स का पत्रकार था, वहां पर लड़ाई चल रही थी, वो जंगल में बैठे थे। तो न्यूयॉर्क टाइम्स का पत्रकार गया, बैठ गया उनके साथ, कहता है भैया मैं आपका इंटरव्यू लूंगा। फिदेल कास्ट्रो ने कहा लीजिए। शुरू हो गया, कहता है फिदेल कास्ट्रो जी एक बात बताइए, आपकी ये जो मैनेजमेंट टीम है इसको आप ट्रेन कैसे करते हो? इनको आप मैनेजमेंट कैसे सिखाते हो? इनको आप मतलब लड़ना कैसे सिखाते हो? रेवोल्यूशनरी थॉट कैसे सिखाते हो? फिदेल कास्ट्रो जी उसके देखा, कहता है यार तू तो बड़ा बेवकूफ आदमी है, मैं थोड़ी सिखाता हूं। तो चौंक गया, कहता है सर आप नहीं सिखाते तो कौन सिखाता है? कहता है ये जो बटिस्ता बैठा है वो डिक्टेटर था, ये सिखाता है। तो फिर जर्नलिस्ट ने पूछा सर आप क्या बात बोल रहे हो? आप बोल रहे हो कि क्यूबा का जो डिक्टेटर है जिससे आप लड़ रहे हो वो आपकी मैनेजमेंट टीम को सिखाता है? फिदेल कास्ट्रो कहता है हां, मैं क्या करता हूं, मैं लोगों को लड़ाता हूं, आधों को मार देता है, बाकी भाग जाते हैं, जो बचते मेरी मैनेजमेंट टीम है। वही काम हो रहा है, वही काम हो रहा है। मोदी जी डरा देता है, भाग जाते हैं, ईडी सीबीआई भाग जाते हैं। मैं कहता हूं भागो भैया, मुझे नहीं चाहिए, जाओ महल बचाओ, जान बचाओ अपनी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो अपनी मैनेजमेंट टीम चाहिए। तो अच्छा जब मैं ये कांग्रेस के राजनेताओं को कहता हूं उनको बात अच्छी नहीं लगती, कहते यार तो मैं ट्रेनिंग थोड़ी देता हूं, हम लोग ट्रेनिंग थोड़ी देते हैं, मोदी जी ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं। सफाई कांग्रेस पार्टी की हम नहीं कर सकते, सफाई कांग्रेस पार्टी की मोदी कर सकता है। और हमारा काम जब मतलब लोग दौड़ रहे हैं उस साइड, तो हमारा काम दरवाजे खोलने का, ये जो जो सच्चे मैनेजर हैं आ जाए अंदर, तो ये चल रहा है आजकल। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए वो अभी आएंगे, वो सब होगा, थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीजों में, मगर आप देखेंगे ये शुरू हो गया है। और लड़ाई विचारधारा की, देखिए जब मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, जब केजरीवाल जी आए, शुरुआत में ही मैंने इनको थोड़ा देखा, ऑब्जर्व किया। ये जितना मोदी जी एंटी रिजर्वेशन है, जितना मोदी जी एंटी दलित हैं, उतना ही है, ठीक है? ये शायद ज्यादा, थोड़े मोदी जी से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, वो हो सकता है। ये जो भी कोई सुनना चाहता है, देखिए मैंने यहां आके बोला आपसे कि देखो कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से आपकी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करनी थी, नहीं की। इस स्टेटमेंट से मेरा नुकसान हो सकता है, मीडिया कहेगी कि राहुल गांधी कह रहा है, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रियलिटी है। तो जो विचारधारा की लड़ाई लड़ता है, जैसे अंबेडकर जी हैं, गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, हमें सच में इंटरेस्ट है और हमें आपके साथ
रिश्ता बनाना है, दोस्ती करनी है कि आपको लगे कि अगर हम कुछ बोलें या अगर हमारे दिल में कुछ है, दर्द है, इरिटेशन है, ह्यूमिलिएशन है, जो भी है, हम उस आदमी को जाके बोल सकते हैं, वो उस बात को सुनता है, समझता है और उसके बारे में कुछ करने की कोशिश करता है। बस ये चाहिए। तो ये एक पहली मीटिंग है, ये प्रोसेस है। आपको देखना है कि राहुल गांधी सचमुच में, मेरे भाषण को एक्सेप्ट नहीं करो आप मेरे भाषण को डाउट करो और फिर आपको मुझे देखते जाओ, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, और फिर आप देखो कि यह आदमी सचमुच में हमारे इंटरेस्ट में काम कर रहा है या ऐसी आलतू फालतू बातें कर रहा है। बट मैं आपको बता रहा हूं, आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। ये कुछ नहीं कर सकते हमारा, ये बीजेपी वाले हैं, इनकी बस की नहीं है, ये देश को नहीं चला सकते, ये फ्रॉड है, पूरे फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड है, ये मैं बता रहा हूं आपको। ये प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों में यूनिटी नहीं है, हम लोग बटे हुए हैं। जिस दिन हम लोग एक हो गए ना, ये भाग जाएंगे। मेरा पंजाब में हमारा एक कार्यकर्ता एक दिन मुझसे मिला, कहता है राहुल जी, आप जिस दिन ये कांग्रेस पार्टी की जो ओरिजिनल बेस है, जिस दिन ये एक हो गई ना, ये सब आरएसएस वाले भागेंगे, यहां से भागेंगे, ये रुकेंगे भी नहीं, भाग जाएंगे ये। तो थोड़ा सा यूनिटी पे काम करना है, दूसरे की भी सोचनी है। जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, मैंने कहा दलितों का नाम लिया और मैंने गलती की, मैंने अति पिछड़ों का नाम नहीं लिया, लेना था। तो सबको लेकर आगे चलना है। दलितों की इश्यूज थोड़ी अलग हैं, अति पिछड़ों की थोड़ी अलग है, माइनॉरिटीज की थोड़ी अलग है, बट सुनकर सबको एक साथ लेकर आगे चलना है। और एक मुझे लगता है शायद थोड़े साल लगेंगे, बट जो एक प्रकार से मोहन भगवत जी ने कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हिंदुस्तान को आजादी नहीं मिली थी, तो उनका कहना था कि सच्ची आजादी मोदी जी के अंडर मिली, राम मंदिर, जिसमें ना किसी दलित को इनॉग्रेशन में, ना किसी दलित को बुलाया, ना किसी आदिवासी को बुलाया, ना किसी गरीब को बुलाया, अदानी जी अंबानी जी को नचा दिया। तो उन्होंने दूसरी आजादी की बात की, मगर एक्चुअली वो नहीं समझे कि वो दूसरी आजादी उनकी वाली नहीं है, वो हमारी वाली, वो आने वाली है। और उसमें मैं आपको आखिरी बात बताता हूं, उसमें हमें सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं लड़ना है। आप लोग सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़े थे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। कांशीराम जी जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़े थे। हुआ क्या, इन्होंने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को इरेलेवेंट कर दिया। आज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का कोई मतलब ही नहीं। तो आज नहीं, वो लोकसभा में एमपीज मुझे कहते हैं बीजेपी के, भैया हमारी तो यहां पे मूर्ति बना रखी है। मतलब सर हम मतलब चुनाव जीत के आए, हमने सोचा था एमपी बनेंगे, यहां पे तो भैया मूर्ति बना के खड़ा कर दिया है, और मूर्ति बोल भी नहीं सकती। तो जो संस्थाएं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉर्पोरेट इंडिया है, जुडिशरी है, इसमें
शेयर ऑफ पावर चाहिए, शेयर ऑफ पावर। और शेयर ऑफ पावर और रिप्रेजेंटेशन में बहुत फर्क है। शेयर ऑफ पावर मतलब जैसे मैंने आपसे कहा 90 लोग बजट को बांटते हैं, आपने वहां पे 3 ओबीसी दे रखे हैं, 3 ओबीसी अफसर दे रखे हैं, उनको पीछे बैठा रखा है, 50% उनकी आबादी है, बट शेयर ऑफ पावर 5%। दलित 15% है हिंदुस्तान में, 16 कह लो, शेयर ऑफ पावर 1%। मैं सिर्फ बजट की बात कर रहा हूं। तो अगला सवाल शेयर ऑफ पावर और शेयर ऑफ वेल्थ का है। अदानी जी को हिंदुस्तान पूरा का पूरा धन दे रहा है, 16 लाख करोड़ रुपए, 16 लाख करोड़ रुपए 25 लोगों का कर्जा माफ किया है, 25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया। एयरपोर्ट दे रहे हैं, पोर्ट दे रहे हैं, सब उनको दे रहे हैं। तो ये धन की भी लड़ाई है। अगर देखिए, अगर धन की भागीदारी नहीं मिली, अगर इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, और मान लीजिए अगले इलेक्शन में हम पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन ले लें, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फिर से वो संस्थाओं का कंट्रोल लेकर फिर से खत्म कर देंगे। मैंने लिस्ट देखी, आप हिंदू कॉलेज में हैं, किसी ने मुझे आरएसएस की इंटरनल जो लिस्ट है, वाइस चांसलर्स, ये जो बोर्ड्स कॉर्पोरेशंस हैं, वो लिस्ट किसी ने मुझे भेज दी। तकरीबन 3000 लोगों की लिस्ट है, सारे के सारे अपर कास्ट है उसमें, सारे के सारे अपर, उसमें एक दलित भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या किया? आदिवासी राष्ट्रपति बना दी, मगर कोई पावर नहीं दिया। दलित राष्ट्रपति बनाए, कोई पावर नहीं, सिंबॉलिक, जैसे मंदिर में मूर्ति डालते हैं ना, वैसे ये हो रहा है हिंदुस्तान में। तो लड़ाई क्लियर है। आपने मुझे समय दिया, इतनी अच्छी तरह आपने मेरी बात सुनी। सही बात है, गलती है, भारत बोलूंगा। देखिए यही तो है ना। अब देखिए कितनी गहरी बात बोली है इन्होंने। हाँ, तो अब देखो, अब मोदी जी के सामने इसने ये कह दिया होता तो फिर क्या होता? पकड़ के अंदर कर देते, और मैं जाके गले मिलूंगा, कहूंगा भैया धन्यवाद, आपने तो मुझे बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।